हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास मनी एंड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपके साथ अब लेकर आने वाला हूँ वन शॉट रिवीजन वीडियो। इसकी चारों यूनिट को एक एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा मैं आपको। 4 वीडियो आएंगी टोटल, चारों यूनिट आपकी उन वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगी डिटेल में। जो जो चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई हैं, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियोस करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है मनी। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, एनालिटिकल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई, थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन। इतनी चीजें आपको कवर करनी है। ज्यादा कंटेंट है नहीं, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है आपका, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, काफी शॉर्ट में ही वीडियो बनने वाली है। आधा घंटे की वीडियो रहेंगी मैक्सिमम, वन शॉट रिवीजन, उसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ मनी में मनी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट फैसिलिटेटेड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी मदद से आप बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। It represents an essential component of modern economy, allowing for efficient trade and smooth functioning of financial system। आज की मॉडर्न इकोनॉमी के टाइम पर ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट हो गया है। इसी की वजह से ट्रेड हो पाता है और इसी की वजह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन कर पाता है। मनी सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, सॉल्विंग एनी मैनी लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। जो मनी है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो गैप होता है, उसके लिए उसको गैप को कम कर देती है। जो प्रॉब्लम आती थी पहले बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, उस टाइम पर जो प्रॉब्लम आती थी उसे मनी की मदद से सॉल्व किया गया है। सच एज नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी। मतलब जब तक आपको आपका मतलब जिस जो चीज आपके पास है वो वैसा दूसरा पर्सन को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तक आप अपनी चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आती थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इन सारी लिमिटेशन को किसने खत्म कर दिया? मनी ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में है। दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी। इट एक्ट एज इंटरमीडियरी इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, एलिमिनेटिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द बार्टर सिस्टम। जो सबसे फंडामेंटल फंक्शन है मनी का वो यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक तरीके का इंटरमीडियरी का काम करता है दो चीजों को एक्सचेंज करवाने में। जो कि पहले बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती थी, उन सारी चीजों को इसी इंटरमीडियरी ने खत्म कर दिया है कि पर्सन्स मनी की मदद से किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फिर जो उन्हें चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। सिंप्लीफाई द ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसने जो ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया है, एक कॉमन कॉमोडिटी बन गई है ये, जिसकी मदद से लोग बाय और सेल कर पाते हैं। विदाउट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रेडिंग वुड रिक्वायर अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक मनी नहीं थी तब तक क्या होता था? जो लोग हैं उन्हें डायरेक्टली एक्सचेंज करना पड़ता था एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को, विच इज इम्प्रैक्टिकल फॉर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज। जो कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज के लिए इम्प्रैक्टिकल था, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास जो आपको चाहिए वो हो और जो आपके पास है वो उसे चाहिए हो, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मनी प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट मेजर टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी क्या प्रोवाइड करती है? किसी गुड्स या सर्विस की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो चीजों से प्रोवाइड करवाती है। इट क्रिएट अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट दैट हेल्प इन कंपेयरिंग कॉस्ट एंड डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ आइटम। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट क्रिएट कर देती है, जिसकी मदद से हम किसी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं और उसकी एक्चुअल वर्थ को जान सकते हैं।
हेल्प इन सेटिंग प्राइजेज एंड वैल्यूइंग प्रोडक्ट और एसेट, इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू लगा पाते हैं, एसेट की वैल्यू लगा पाते हैं, उसके प्राइस को जान पाते हैं, सेट कर पाते हैं। सिंप्लीफाई अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसकी मदद से हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिंप्लीफाई हो गई है और जो अकाउंटिंग होती थी वो भी सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी पर्टेन इट्स वैल्यू ओवर टाइम अलाउइंग इंडिविजुअल टू सेव एंड यूज इट इन फ्यूचर। मनी क्या करती है, किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू को स्टोर कर लेती है एक तरीके से, जिसकी मदद से जो इंडिविजुअल है वो उसे फ्यूचर में यूज कर सकता है और उसे वैल्यू कर सकता है। दिस फंक्शन डिपेंड ऑन मनी एबिलिटी टू मेंटेन परचेजिंग पावर, ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि किसी चीज की मनी की टर्म्स में क्या वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है परचेजिंग पावर के ऊपर। ऑल्दो इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट इट्स वैल्यू, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो उस टाइम पर जो स्टोर ऑफ वैल्यू है उसमें चेंज आ जाते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू की मदद से क्या हो पाता है, सेविंग हो पाती है, इन्वेस्टमेंट हो पाती है। प्रोवाइड अ मीन टू ट्रांसफर वेल्थ ओवर टाइम, और इसकी मदद से जो पर्सन है वो अपनी वेल्थ को ओवर द टाइम ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट, मनी को हम एज अ क्या यूज करते हैं, फ्यूचर की पेमेंट्स के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज क्रूशियल फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन, जो हम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं कि हम किसी से कोई चीज परचेज कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि हम तुम्हें इसके जो अमाउंट है वो फ्यूचर डेट पर देंगे, तो उस चीज में ये स्टैंडर्ड होता है डेफर्ड पेमेंट का, सच एज लोन, मॉर्गेज पेमेंट, ये सारी चीजें। इनेबल बोरोइंग एंड लैंडिंग, तो जो ये फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसी की वजह से क्या हो पाता है, बोरोइंग और लैंडिंग्स हो पाती हैं। सपोर्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसकी मदद से ही कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, जो हमने ऊपर पढ़े ये थे इसके प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है लिक्विडिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, तो मनी इज हाईली लिक्विड मीनिंग इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विस और अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू, मनी जो है वो हाईली लिक्विड एसेट होता है, इसे हम कभी भी गुड्स या सर्विसेज में या किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसफरेबल अलाउइंग फॉर क्विक एंड इजी मूवमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिजनेस, इसे हम ट्रांसफर भी आसानी से कर सकते हैं, दो लोगों के बीच में, दो बिजनेसेस के बीच में, इसे हम क्विकली और इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो द प्रेजेंस ऑफ मनी इनेबल द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जब पैसा होता है, मनी होगी, तभी आप किसी को क्रेडिट के लिए इनेबल कर पाओगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसी मनी डिपॉजिट का यूज करते हैं लोन प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और ग्रोथ होती है। थर्ड फंक्शन है मेजरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, तो मनी एक्ट एज अ टोटल टूल फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल और नेशनल इनकम, मनी की मदद से हम किसी इंडिविजुअल की और नेशन की इनकम को मेजर कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और इसी की मदद से हम इनकम और वेल्थ का इक्वली अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ मनी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई क्या होता है, तो द मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी एसेट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पर एक इकोनॉमी के अंदर कितनी मॉनेटरी एसेट्स हैं उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो कहलाती है मनी सप्लाई। इट इज क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी मनी सप्लाई की मदद से हम क्या समझ पाते हैं किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, कितना वहाँ इन्फ्लेशन है और कैसी वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। सेंट्रल बैंक सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द फेडरल रिजर्व इन द यूएस मेजर्स एंड मॉनिटर द मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि भारत की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएस की है फेडरल रिजर्व, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंट्री की मनी सप्लाई को मेजर और मॉनिटर करने के लिए, जिसकी मदद से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई की मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मनी सप्लाई इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बेसिस पर मनी सप्लाई को हमने काफी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। दीज कैटेगरी आर नोन एज मॉनेटरी एग्रीगेट, जो ये कैटेगरीज होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट कहते हैं।
एंड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और जो ये मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं। इन इंडिया एंड एनी अदर इकोनॉमी द मनी सप्लाई इज मेजर्ड यूजिंग, इंडिया के अंदर हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं, M1 M2 M3 एंड M4 एग्रीगेट्स की मदद से। अब ये होते क्या हैं M1 M2 M3 M4, ये देखते हैं। तो देखिए M1 जो होता है उसे हम नैरो मनी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, जो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होती है वो कहलाती है M1। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपके कंपोनेंट, करेंसी इन सर्कुलेशन, तो नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जितने भी नोट्स हैं कॉइन्स हैं वो सारे आपके इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट, तो डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक दैट कैन विड्रॉन ऑन डिमांड, कमर्शियल बैंक के अंदर जो पब्लिक का डिपॉजिट है जिसे वो कभी भी अपने बैंक से जाकर निकाल सकते हैं, वो भी आपका नैरो मनी होता है। उसके अलावा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक। इसके अलावा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन सेंट्रल बैंक के, वो सारे आपके किसके कंपोनेंट है, नैरो मनी के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसको कैलकुलेट करने का, नैरो मनी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के पास जो पब्लिक का पैसा है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई के पास जो बैंक का पैसा है, ये सारे आ जाते हैं आपके नैरो मनी के अंदर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिकेट द इमीडिएट स्पेंडिंग पावर इन द इकोनॉमी, ये बताता है कि इकोनॉमी की स्पेंडिंग पावर क्या है, कि मतलब अगर एकदम से खर्चा करने की जरूरत पड़े तो इकोनॉमी में लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा एग्रीगेट M2, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्लूड M1 अलोंग विद सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M2 के अंदर आपका M1 की सारी चीजें आती हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, पोस्ट ऑफिस के पास जो भी सेविंग्स के डिपॉजिट होते हैं वो आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो बन जाता है M2। कंपोनेंट क्या होते हैं, M1 के सारे कंपोनेंट जो तीनों हैं वो आएंगे, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, कि पोस्ट ऑफिस के पास जो भी सेविंग्स के डिपॉजिट है वो सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं M1 के साथ, तो वो बन जाता है आपका M2। फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रेजेंट स्लाइटली लेस लिक्विड एसेट देन M1 एंड रिफ्लेक्ट एडिशनल सेविंग, ये जो M2 होता है ये M1 से कम लिक्विड होता है, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एडिशनल सेविंग क्या है एक इकोनॉमी के अंदर। थर्ड आती है हमारी जो M3 है, उसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी, तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई नोन एज एग्रीगेट मनी मॉनेटरी रिसोर्स, जो सबसे वाइडली यूज है मनी सप्लाई को मेजर करने का वो क्या होता है, ब्रॉड मनी। M3 जिसे हम कहते हैं इसे हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट में क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर M1 के सारे कंपोनेंट आते हैं जो तीनों हैं, उसके अलावा इसमें आ जाता है आपका टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में जो एफडी और आरडीज होती हैं वो M1 के कंपोनेंट के साथ जब मिल जाती हैं तो वो आपकी बन जाती है ब्रॉड मनी। फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कंसीडर द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल मनी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, ये ब्रॉडर मेजर करता है मनी सप्लाई को और बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए कितनी ओवरऑल मनी अवेलेबल है, ठीक है। और लास्ट कंपोनेंट आता है आपका M4 जिसे हम इंक्लूड M3 अलोंग विद टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट सेविंग अकाउंट। M3 के साथ ये क्या इंक्लूड कर लेता है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी सारे टोटल डिपॉजिट होते हैं वो आ जाते हैं आपके M4 के अंदर। कंपोनेंट क्या होते हैं, M3 के सारे कंपोनेंट, उसके अलावा टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फॉर्मूला क्या होता है, M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड अ ब्रॉडर व्यू ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूडिंग सम पोस्टल सेविंग नॉट कवर्ड बाय M3, ये आपको पूरी तरीके का ब्रॉडर व्यू दे देता है, इसके अंदर सारी तरीके की मनी इंक्लूड हो जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एनालिटिकल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। अब कुछ एनालिटिकल और मेथोडोलॉजी है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने की। तो ये आपकी दो तरीके से होती है, एक होती है वीकली कंपाइलेशन, एक होती है मंथली कंपाइलेशन। वीकली कंपाइलेशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NM0 की मदद से, जिसे हम कहते हैं नेट मॉनेटरी बेस और रिजर्व मनी।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी, तो NM0 रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। NM0 क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इन द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इट इंक्लूड फिजिकल करेंसी एंड कमर्शियल बैंक रिजर्व हेल्ड विद सेंट्रल बैंक। इसके अंदर आपकी जो फिजिकल करेंसी है एक इकोनॉमी में वो आ जाती है, उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व है RBI के पास वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए तो कंपोनेंट्स में करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया आपका, वॉलेट कैश आ गया कि बैंक के वॉलेट में कितना कैश है, और रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक का कितना रिजर्व है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो फॉर्म द बेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉडर मनी सप्लाई थ्रू मनी मल्टीप्लायर। ये एक बेस क्रिएट कर देता है मनी सप्लाई को बढ़ाने का मनी मल्टीप्लायर की मदद से। सेंट्रल बैंक कंट्रोल NM डायरेक्टली थ्रू टूल लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। और जो सेंट्रल बैंक है वो NM0 को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन और चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट की मदद से। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। वीकली कंपाइलेशन में जो दूसरा तरीका होता है वो होता है NM1 का, जिसे हम नैरो मनी कहते हैं। तो NM1 इंक्लूड द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी अवेलेबल फॉर इमीडिएट स्पेंडिंग। NM1 के अंदर आपकी वो सारी मनी की अवेलेबिलिटी आ जाती है जो कि आप इमीडिएटली स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। इट इज सिमिलर टू M1 बट एडजस्ट फॉर स्पेसिफिक नेट फैक्टर सच एज गवर्नमेंट डिपॉजिट। ये M1 के ही तरह होती है, बस इसमें कुछ नेट फैक्टर को एडजस्ट कर दिया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट डिपॉजिट को। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिकेट द मनी रेडली अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के लिए मनी कितनी अवेलेबल है एक इकोनॉमी में वो बता देता है ये। यूजफुल फॉर एनालाइजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, और एक इकोनॉमी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या है उसे एनालाइज करने के लिए ये यूजफुल होता है। फॉर्मूला होता है इसका NM1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट क्या है और अदर डिपॉजिट क्या है सेंट्रल बैंक के, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट जो वीकली कंपाइलेशन में तरीका है वो है NM2, जिसे हम इमीडिएट मनी भी कहते हैं। तो NM2 इंक्लूड NM1 प्लस सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ शॉर्टर मैच्योरिटी। NM2 के अंदर आपके NM1 के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपका शॉर्टर मैच्योरिटी मतलब ऐसे टाइम डिपॉजिट जो कि शॉर्टर मैच्योरिटी के होते हैं वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स स्लाइटली लेस लिक्विड एसेट देन NM1 बट स्टिल एक्सेसिबल विद इन शॉर्ट पीरियड। इसके अंदर आपका जो NM1 है उससे थोड़ा कम लिक्विड मनी होती है, बट इसे भी आप शॉर्ट पीरियड में एक्वायर कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, NM1 के सारे कंपोनेंट आएंगे इसमें, प्लस सेविंग डिपॉजिट इन बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट इसके अंदर आ जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होती है, रिफ्लेक्ट ब्रॉडर कंज्यूमर एंड बिजनेस सेविंग। कंज्यूमर और बिजनेस की क्या सेविंग है उसका व्यू देता है ये, और यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मनी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग इन नियर टर्म। और ये बताता है कि ओवरऑल मनी कितनी अवेलेबल है खर्च करने के लिए। फॉर्मूला होता है इसका NM1 प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हैगा NM3, जिसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। तो NM3 इज अ ब्रॉडर मेजर इंक्लूडिंग NM2 एंड लार्जर टाइम डिपॉजिट। NM3 के अंदर NM2 के सारी चीजें आ जाती हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपका लार्ज टाइम के जो डिपॉजिट होते हैं वो भी आ जाते हैं। इट ऑफन कंसिडर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए इसे हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव मनी सप्लाई का मेजर्स मानते हैं। इसके कंपोनेंट तो NM1 2 के सारे कंपोनेंट प्लस टाइम डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो इंडिकेट द ओवरऑल मनी इन सर्कुलेशन एंड सेविंग। ये बताता है कि ओवरऑल मनी सर्कुलेशन में कितनी है और सेविंग्स कितनी है। रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमी टोटल परचेजिंग पावर, जो कि बता देता है हमें कि टोटल परचेजिंग पावर क्या है इकोनॉमी की। नेक्स्ट है क्लोजली मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। और NM3 की मदद से ये जो सेंट्रल बैंक होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन ले पाती है। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका NM2 प्लस टाइम डिपॉजिट। वीकली कंपाइलेशन का जो लास्ट मेजर है वो आता है आपका NM4, जिसे हम एक्सटेंडेड ब्रॉडर मनी भी कहते हैं।
तो NM4 इंक्लूड NM3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड सिमिलर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाते हैं, NM3 आ जाता है इसमें सारे, प्लस पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट इसके अंदर आ जाते हैं आपके। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो प्रोवाइड द ब्रॉडेस्ट व्यू ऑफ मनी सप्लाई इनकॉर्पोरेटिंग सेविंग हेल्ड आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के अलावा जो भी सेविंग होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो ब्रॉडेस्ट व्यू मिल जाता है मनी सप्लाई का। और यूजफुल फॉर असेसिंग द इकोनॉमी टोटल लिक्विडिटी इंक्लूडिंग लेस कन्वेंशनल सेविंग रिसोर्सेज। और इससे आपको पता लगता है कि एक इकोनॉमी की टोटल लिक्विडिटी क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, NM3 प्लस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गए मनी सप्लाई को मेजर करने के वीकली कंपाइलेशंस। कुछ होते हैं मंथली कंपाइलेशंस। तो मंथली कंपाइलेशंस में आता है आपका पहला L1 जिसे हम कहते हैं नैरो लिक्विडिटी। तो L1 रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। इट इंक्लूड कंपोनेंट ऑफ M3 एंड एड सिलेक्ट लिक्विड एसेट्स फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। L1 आपका सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट्स होता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपके M3 के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, और उसके अलावा आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जो लिक्विड एसेट्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता है। कंपोनेंट क्या क्या हो जाते हैं इसके, M3 मतलब ब्रॉड मनी के सारे कंपोनेंट, प्लस में नॉन बैंक डिपॉजिट विद बैंक। तो इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद बैंक। जो NBFCs के डिपॉजिट होते हैं वो भी इसके अंदर आपके आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो मेजर हाईली लिक्विड एसेट इन द इकोनॉमी डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर ट्रांजैक्शन एंड शॉर्ट टर्म नीड। हाईली लिक्विड एसेट जो इकोनॉमी में है उन्हें मेजर करता है, और ऐसे एसेट जो ट्रांजैक्शन और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एक्सेसिबल होते हैं इमीडिएटली वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं सारे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, M3 के कंपोनेंट प्लस नॉन बैंक डिपॉजिट विद बैंक। सेकंड होता है मंथली कंपाइलेशन का L2 जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लिक्विडिटी। तो L2 इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ लिक्विडिटी देन L1। इट इंक्लूड L1 एंड एड सर्टेन लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट आर समवट लेस लिक्विड बट स्टिल एक्सेसिबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। L2 आपका एक ब्रॉडर मेजर है, इसके अंदर आपका L1 आ जाता है। उसके अलावा ऐसी लायबिलिटीज जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है, कम लिक्विड है लेकिन आपकी फिर भी एक्सेसिबल हो जाती हैं शॉर्ट पीरियड में, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसके अंदर आता है आपका L1 के कंपोनेंट प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ NBFCs एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ NBFCs। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक के साथ जो डिपॉजिट है वो, और अदर इंस्टीट्यूशन के जो डिपॉजिट है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैप्चर फंड्स अवेलेबल फॉर मीडियम टर्म लिक्विडिटी नीड्स एंड रिफ्लेक्ट द इंटरमीडिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका इसका, L1 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ NBFC विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। NBFC के जो भी टर्म डिपॉजिट है वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं L1 के साथ में। जो लास्ट आता है इसका मंथली कंपाइलेशन का वो आता है आपका L3 जिसे हम कहते हैं ब्रॉड लिक्विडिटी। तो L3 represent the broadest measure of liquidity. It include all component of L2 and add public holding of government security and other financial instrument। इसके अंदर आपका L2 के सारे component साथ में पब्लिक ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होल्डिंग कर रखी है वो भी आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो कंपोनेंट क्या बन जाते हैं इसके, L2 के सारे कंपोनेंट प्लस पब्लिक होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपके इसके कंपोनेंट बन जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है, रिफ्लेक्ट द टोटल लिक्विडिटी इन एन इकोनॉमी। ये बताता है कि एक इकोनॉमी की टोटल लिक्विडिटी क्या है, इंक्लूडिंग एसेट दैट आर लेस लिक्विड बट स्टिल एक्सेसिबल ओवर टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, L2 प्लस पब्लिक होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई, की एक इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी। तो पहला आता है हमारा सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं। अब सेंट्रल बैंक की कौन कौन सी पॉलिसीज, पहली पॉलिसी आती है आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय या सेल करे वो कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये किस लिए करा जाता है, सेंट्रल बैंक ये करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए।
तो बाइंग सिक्योरिटी इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। अगर जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। वहीं सेलिंग सिक्योरिटी विड्रॉ मनी फ्रॉम इकोनॉमी एंड डिक्रीज मनी सप्लाई। और वहीं अगर वो बेच देगी सिक्योरिटीज को तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमी से पैसा सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन रिजर्व अफेक्ट द अमाउंट दे कैन लेंड। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, वो कहलाती है आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसकी मदद से भी मनी सप्लाई अफेक्ट होती है क्योंकि इससे उनकी लैंडिंग पावर अफेक्ट होती है बैंक की। लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय एनेबलिंग मोर लैंडिंग। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम होगी तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि बैंक के पास लैंड करने के लिए पैसा ज्यादा होता है। वहीं हाई अगर होगा रिजर्व रिक्वायरमेंट तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बैंक के पास लैंडिंग के लिए पैसा कम रह जाएगा। नेक्स्ट होता है सेंट्रल बैंक का डिस्काउंट रेट। तो द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक फॉर बोरोइंग फंड। जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से उन्हें पैसा देने के लिए, वो कहलाता है डिस्काउंट रेट। इससे भी क्या होता है, आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कम मनी सप्लाई होगी और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी ज्यादा मनी सप्लाई होगी। ठीक है। सेकंड आता है फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को, आपका बैंकिंग सेक्टर का बिहेवियर। तो बैंकिंग सेक्टर के बिहेवियर में आती है आपकी लेंडिंग एक्टिविटी। तो कमर्शियल बैंक प्ले अ क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग मनी सप्लाई थ्रू लेंडिंग एंड एज एक्टिव बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज द मनी सप्लाई वाया मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो कमर्शियल बैंक है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है मनी सप्लाई में। अगर जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक्टिव है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो मनी मल्टीप्लाई का इफेक्ट लेकर लैंडिंग करेगा। उसके अलावा जो क्रेडिट की डिमांड है तो हाई डिमांड ऑफ क्रेडिट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन लोन देयर बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। जो क्रेडिट की डिमांड होती है उससे भी मनी सप्लाई इंपैक्ट होती है। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और कम डिमांड होगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है पब्लिक की प्रेफरेंस। तो इसमें आ जाता है आपका करेंसी वर्सेस डिपॉजिट। तो इफ द पब्लिक प्रेफर होल्डिंग कैश रेदर देन कीपिंग मनी इन बैंक इट रिड्यूस द बैंक एबिलिटी टू लैंड पोटेंशियली डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। अगर पब्लिक क्या करती है, अपने पास कैश होल्ड करती है, कैश को बैंक में डिपॉजिट नहीं करती, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं होगा और जिसको वो लैंड कर सके, तो इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इसमें आ जाता है आपका इन्फ्लेशन। राइजिंग इन्फ्लेशन कैन लीड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टाइटनिंग द मनी सप्लाई स्टेबलाइज द प्राइसेस। इन्फ्लेशन के टाइम पर सेंट्रल बैंक क्या करती है, प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ आता है आपका नेक्स्ट। तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द मनी सप्लाई सपोर्टिंग एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं अगर ग्रोथ का टाइम होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देती है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ जाए। तो इकोनॉमिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है मनी सप्लाई। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन indirectly affect the money supply. Deficit financing for instance can increase the money supply it funded by central bank borrowing। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है और जो टैक्सेशन है वो भी इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसकी मदद वजह से भी मनी सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा डेट मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट इशूइंग बॉन्ड एंड सेंट्रल बैंक एक्शन ऑन डेट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द सिस्टम। इसके अलावा गवर्नमेंट का बॉन्ड इशू करना और सेंट्रल बैंक का डेट को इन्फ्लुएंस करने से भी जो मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। लास्ट जो फैक्टर आता है वो आता है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। जो सेंट्रल बैंक की बाइंग और सेलिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की, उससे भी डोमेस्टिक मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। परचेजिंग फॉरेन करेंसी इंक्रीज मनी सप्लाई वाइल सेलिंग रिड्यूस इट। अगर फॉरेन करेंसी को बैंक परचेज कर रही है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और फॉरेन बैंक की सिक्योरिटीज को अगर सेल कर रही है, करेंसी को सेल कर रही है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। कैपिटल फ्लो में क्या होता है, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द डोमेस्टिक मनी सप्लाई विद वाइल आउटफ्लो डिक्रीज इट।
अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है किसी इकोनॉमी के अंदर तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर आउटफ्लो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपके फैक्टर जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपको कवर करना था। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।